हेलो बच्चों। हेलो 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 बच्चों, वेलकम टू टुडेज लेक्चर सिंपल हार्मोनिक मोशन लेक्चर नंबर 3। बच्चों, अभी तक हम लोग 2 लेक्चर्स देख चुके हैं। हम लोगों ने बहुत सारी बातें सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑलरेडी कर ली हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर हम आपके सामने आए हैं बेटा, उसका नाम है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करेंगे। आज हमारा फोकस रहेगा बेटा लीनियर एसएचएम के ऊपर। तो बच्चों, आज के लेक्चर की करते हैं हम शुरुआत। मैं हूं रोहित गुप्ता, आपका फिजिक्स मेंटर। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। बच्चों, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैसे निकाला जाए? ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन का मतलब वो अपने आप को रिपीट करता है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो हम जानना चाह रहे हैं कि उस टाइम पीरियड का वैल्यू कितना है। तो बेटा, हमारे पास मोटे तौर पे देखा जाए तो 2 तरीके होते हैं। एक तरीका जिसको हम कहते हैं फोर्स मेथड। क्या बोलते बेटा? फोर्स मेथड। ये होता है। और दूसरा मेथड होता है हमारे पास जिसको कहते हैं एनर्जी मेथड। वैसे तो दोनों ही मेथड अच्छे हैं, सुंदर है, लेकिन नॉर्मली बच्चे फोर्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एनर्जी के कंपैरिजन में। हालांकि कुछ जगह पर एनर्जी मेथड इज मोर इजीली यूज्ड, बट विल ट्राई टू फॉलो वन मेथड। हालांकि मैं आपको सेकंड मेथड ही बताऊंगा, बट विल ट्राई टू फॉलो वन मेथड थ्रू आउट द चैप्टर। ठीक है, ताकि हम लोगों को उस एक मेथड के ऊपर ज्यादा कंफर्ट हासिल हो। लेकिन मैं आपको सेकंड मेथड ही बताऊंगा। तो अगर कोई बच्चा सेकंड मेथड से क्वेश्चन करना चाहे, ही इज मोस्ट वेलकम टू डू। कोई डाउट हो, परेशानी हो, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट्स। बहुत सारे बच्चे कमेंट में दूसरे बच्चों के डाउट्स बताते हैं, और मैं खुद भी कोशिश करता हूं जितने मैक्सिमम डाउट्स आपके बता सकूं कमेंट सेक्शन में बताता रहूं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं फोर्स मेथड के साथ। बेटा, फोर्स मेथड के अंदर क्या करना है आपको? जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसका एक मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसका वो मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन को लोकेट करना है कि वो कहां है। मैं आपको ये कुछ स्टेप्स दे रहा हूं बेटा। ये स्टेप्स आप जिस मर्जी क्वेश्चन में लगा लो और वो क्वेश्चन झिंगा लाला हो जाएगा। उस क्वेश्चन के परखच्चे उठा दोगे बेटा। ये स्टेप्स अगर आपने लगा दिए तो सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे। आसान से लेकर मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस में अगर आप इन स्टेप्स का इस्तेमाल करोगे, यू विल गेट द आंसर। बहुत बहुकाल स्टेप्स है बेटा, ये बहुत बहुकाल स्टेप्स है। इनको अगर आप लगा देंगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। स्टेप्स क्या है, मैं एकदम बारीकी से समझा रहा हूं आपको कि स्टेप्स क्या लगाने हैं। समझ लो बेटा, ये आज की सिद्धि है। ये स्टेप्स नहीं, ये सिद्धियां हैं जो आपको लगानी है। ये सिद्धि स्टेप्स है। ठीक है बच्चों, क्या स्टेप्स है? तो बेटा, लोकेट करना है मीन पोजीशन को या इक्विलिब्रियम पोजीशन को। वो कहां होती है बेटा? वो होती है उस जगह पर जहां पर फोर्स जीरो हो या एक्सेलरेशन जीरो। जहां पे वो रखा है तो रखा रहे, चलेगा नहीं। ठीक है ना? तो उस पोजीशन को हम कहते हैं बेटा मीन पोजीशन। हो सकता है कि आपको एफबीडी बनाना पड़ जाए उस मीन पोजीशन को ढूंढने के लिए। ठीक। अच्छा, डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो अब कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो ये एक्स आ रहा, ये कहां से लेना है? ये लेना है आपको, ये लेना है आपको मीन पोजीशन से। इसलिए मीन पोजीशन को लोकेट करना जरूरी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज टेकन पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में आपने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, राइट में किया तो राइट साइड को पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट में किया तो लेफ्ट साइड को पॉजिटिव लेंगे, ऊपर किया तो ऊपर साइड को पॉजिटिव लेंगे, नीचे किया तो नीचे वाली साइड को पॉजिटिव लेंगे। आप किसी भी डायरेक्शन में उसको कर सकते हो डिस्प्लेस, बट किस डायरेक्शन में करोगे, वो जिस भी डायरेक्शन में करोगे उस डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव मानना है। तो पॉजिटिव मानना अब आपके हाथ में नहीं रहा। आप जिस भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करोगे उसको पॉजिटिव मानना जरूरी हो गया। यह बात आपको समझनी है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप इक्वेशन देखते हो इक्वेशन की, उसमें एक नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव साइन का मतलब एक्स से उल्टा। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने एक्स को ही नेगेटिव ले लिया, एक्स को ही नेगेटिव ले लिया, तो फोर्स आपको पॉजिटिव देना शुरू हो जाएगा और आप हो जाओगे कंफ्यूज। सर ये पॉजिटिव क्यों आ रहा? तो पॉजिटिव इसलिए आ रहा क्योंकि आपने एक्स जो है नेगेटिव लिया है, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस उल्टा कर दिया आपने।
ठीक है ना। तो माइनस साइन अगर आपको चाहिए तो जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेस किया उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लो, फोर्स उससे उल्टा मतलब फोर्स नेगेटिव अपने आप आ जाएगा। ठीक बच्चा, आई बात समझ में आपको? चलो, तो कैलकुलेट द नेट फोर्स इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन एंड हेंस द एक्सेलरेशन। भाई फोर्स मिल गया तो एक्सेलरेशन मिल जाएगी ना आपको। एफबीडी बनाने हैं, सारे फोर्सेस लिखने हैं, नेट फोर्स निकालना है, मास से डिवाइड करना है और एक्सेलरेशन निकाल लेनी है। वंस यू गेट द एक्सेलरेशन, अगला स्टेप क्या है? कंपेयर द एक्सेलरेशन विद द जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम एंड गेट ओमेगा। अब कुछ बच्चे सर खुजा रहे होंगे, सर ये जनरल इक्वेशन क्या है सर? अरे भैया लेक्चर नंबर 1 जाके देखो। जनरल इक्वेशन ऑफ एचएम होती है a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एचएम। जो भी मोशन इस इक्वेशन को फॉलो कर जाए वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, उसका एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। टाइम पीरियड यहां से जब कंपेयर करेंगे, एक्सेलरेशन निकाली, कंपेयर किया, ओमेगा मिला, टाइम पीरियड इज 2 पाई ओमेगा। ये स्टेप्स अगर आपने लगा डाले तो लाइफ हो जाएगी आपकी एकदम झिंगालाला, क्या कह सकते हो जाएगी रैपचिक। हमारे पास आज बहुत सारे वर्ड्स हैं, बच्चों ने बहुत सारे वर्ड्स के हमें सजेशन दे दिए। अभी तक हम केवल भन्नाट कर रहे थे, अब हम भन्नाट नहीं करेंगे, अब हम कहेंगे भोकाल। चलो बढ़ते हैं आगे। सर ये तो आपने थ्योरी बता दी, कुछ करके दिखाओ तो मजा आए, कुछ करके दिखाओ तो मजा आए, ठीक है ना। अब डांस नहीं करने वाला हूं मैं, क्वेश्चन करके दिखाएंगे। देखो बच्चों, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। देखो बच्चा लोग, हमने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लिया, स्प्रिंग कांस्टेंट के ले लिया, मास इसका m ले लिया, ठीक है भैया। इससे सिंपल हार्मोनिक सिस्टम नहीं मिल सकता आपको। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एक सिंपल सा सिस्टम हमने आपके सामने रख दिया। अब करते हैं चर्चा कि भैया ये बताओ इसका स्टेप नंबर 1 मीन पोजीशन कहां। तो हमने कहा कि लेटेस्ट से यहां पर इसका क्या है, मीन पोजीशन है, ये इसका मीन पोजीशन है। और मीन पोजीशन में बेटा स्प्रिंग क्या है, रिलैक्स्ड है। क्या है बेटा, ये रिलैक्स्ड है, अभी तो मीन पोजीशन होगा ना, रिलैक्स्ड स्प्रिंग। स्टेप नंबर 2 क्या करना है बेटा, स्टेप नंबर 2 में आपको इसको आगे खींचना है, स्टेप नंबर 2 में आपको इसको आगे खींचना है। तो आगे खींचते हैं, अगला स्टेप ड्रॉ करते हैं बेटा, उसमें इसको हम आगे खींचेंगे। तो ये था हमारा मीन पोजीशन, ये था हमारा मीन पोजीशन, और ब्लॉक आ गया यहां पर, तो हमने ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस आगे डिस्प्लेस कर दिया। ये आगे जा चुका, यहां पर जाकर हम इसको छोड़ रहे। तो अगला थर्ड स्टेप क्या है बेटा, जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेस किया है, जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेस किया है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेने वाले हैं। बेटा ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। ओके ओके, अगला स्टेप क्या है, इस पर नेट फोर्स निकालना है। तो इसका हम बनाएंगे एफबीडी और इस पर निकालेंगे नेट फोर्स। जब नेट फोर्स निकालेंगे तो आप कहोगे देखो इस पर लग रहा mg, ओहो, इस पर लग रहा नॉर्मल, ओहो, नॉर्मल mg कट रहे, बाबा बाबा बाबा, ठीक है ना। और इस पर लग रहा एक स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ, कितना, k इंटू एक्स, पीछे तरफ लग रहा, ठीक। और ये n और mg तो कट चुके, कोई और फोर्स इस पर नहीं सर, ग्राउंड हमने फ्रिक्शनलेस माना है। बहुत शानदार, ठीक है ना। ओके, जब हमने यहां पर इसको खींच के छोड़ा, हमने इसको यहां पर खींच के छोड़ा और इस पर kx लगा, तो बेटा ये वापस खींचेगा। तो पहले बड़ा फोर्स कितना है, फोर्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो जिस डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेस किया था वो डायरेक्शन पॉजिटिव थी, राइट साइड। इस पर फोर्स पीछे आ रहा, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स है, और इस फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, अब नेगेटिव लिखी जाएगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव राइट साइड था, ये लेफ्ट में आ रहा, माइनस के। यहां से अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो हम फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे, तो ये माइनस k बाई एम इंटू एक्स आ गया। कंपेयर करेंगे इसको a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ, और सॉल्व करने पर हमें ओमेगा की वैल्यू मिलती है अंडर रूट ऑफ k बाई एम, और टाइम पीरियड की वैल्यू अगर हम बात करें तो होता है 2 पाई बाई ओमेगा। बहुत जल्दी निकल गए आप, बहुत तेज भाग गए। आइए वापस देखते हैं, फोर्स माइनस एक्स आ गया था, मास से डिवाइड किया, एक्सेलरेशन आया माइनस k बाई एम इंटू एक्स। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ एचएम। जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो a की जगह पर a, x की जगह पे x, माइनस की जगह पर माइनस, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पर k बाई एम।
तो ओमेगा स्क्वायर अगर के बाय एम है तो ओमेगा की वैल्यू रूट के बाय एम, एंड टाइम पीरियड होता है 2 बाय ओमेगा, तो 2 बाय ओमेगा, ओमेगा इज पुट करेंगे के बाय एम, तो एम ऊपर जाएगा तो रूट एम बाय के। टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये आ गया। पहली बात तो इस फॉर्मूले को बड़ा याद करना है, रट डालो इसको, रट डालो इसको, इसको रट दो, रट दो, डबल टी लगा रट दो, ठीक है ना। इसका रट्टा मार लो बढ़िया। इसका आंसर है 2 पाई रूट एम बाय के, 2 पाई रूट एम बाय के, ये आंसर है इसका, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका आंसर, ठीक है। अब लेकिन यहां पर ना कुछ खूबसूरती है, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। क्या बातें ध्यान देनी है भैया? जो हमारा ये आंसर निकल गया है ना, ऐसा वैसा आंसर नहीं है ये बेटा, ये है जी से इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ जी है ये। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी, जी से डिपेंड, जी पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये है जी से इंडिपेंडेंट, तो ये है इंडिपेंडेंट ऑफ जी, जी से इंडिपेंडेंट हो गया। बहुत सही। अच्छा सर, इससे क्या करें हम? जी से इंडिपेंडेंट हो गया तो अब इसके कंक्लूजन है बहुत सारे, इसके कंक्लूजन है बहुत सारे। क्या कंक्लूजन है आइए देखते हैं, रैप्चिक कंक्लूजन्स, क्या क्या कंक्लूजन निकल कर आते हैं। हमने कहा क्योंकि आंसर जो है वो जी पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो चाहे तो आपके पास ऐसा सिस्टम हो या फिर आपके पास ऐसा सिस्टम हो, या फिर आपके पास ऐसा सिस्टम हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, टाइम पीरियड वही आएगा। कितना आएगा बेटा टाइम पीरियड इसका? इन तीनों का टाइम पीरियड है 2 पाई रूट एम बाई के, इन तीनों का टाइम पीरियड है 2 पाई रूट एम बाई के। अच्छा जी, आप अर्थ पे हैं, आप अर्थ पे हैं, आप मून पे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अर्थ पे हैं, आप मून पे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। दोनों का आंसर जो आने वाला है, दोनों का आंसर यहां पर जो आने वाला है टाइम पीरियड का, वो वही है। क्या आंसर है टाइम पीरियड का बेटा? टाइम पीरियड का आंसर है 2 पाई रूट एम बाई के, 2 पाई रूट एम बाई के इज द आंसर। आई होप आपके बात समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। अच्छा जी सर, आगे करते हैं चर्चा, आगे करते हैं हम चर्चा। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड ऐसे आ गया, ये हमारे पास टाइम पीरियड ऐसे आ गया। ओके, अब अगर हम आगे चर्चा करें तो हम क्या कह सकते हैं? हम अगर आगे चर्चा करें तो हम यहां पर और क्या कह सकते हैं? देखो बच्चा लोग, क्योंकि आंसर जी पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो अगर हम इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को एक लिफ्ट में डाल दें तो कितनी गहरी बात है, और इसको हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड करा दें तो इसके अंदर जी इफेक्टिव बदल जाता है, जी इफेक्टिव आता है जी प्लस से, पर आंसर जी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो जी इफेक्टिव पे भी नहीं करेगा, इसका आंसर भी 2 पाई एम बाई के ही रहेगा। ऐसे कर लो, लिफ्ट को नीचे ले जाओ या फिर लिफ्ट को आप आगे लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन सब का आंसर आएगा 2 पाई रूट एम बाई के, 2 पाई रूट एम बाई के ही इनका आंसर रहने वाला है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बहुत शानदार। एक और बात बताता हूं आपको, एक और बात बताता हूं। देखो, एमजी जो है वो एक कांस्टेंट फोर्स है, एमजी जो है वो एक कांस्टेंट फोर्स है। तो एमजी फोर्स बेसिकली कर क्या रहा है? देखो यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को लेकर ग्रेविटी में बस इसको रख दो, ठीक है, तो बेटा यहां पर एक इक्विलिब्रियम आएगा, इस पर एक एमजी फोर्स लगेगा, और यहां पर बेटा एक इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। तो अब जो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, मान लिया हमने कहा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये क्या है? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर ग्रेविटी नहीं होती, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो बेटा ये स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं होता, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऊपर होती, मतलब ग्रेविटी की वजह से इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो चुकी, ठीक है। तो ये अगर इसकी नेचुरल लेंथ है, ये अगर इसकी नेचुरल लेंथ है जिस पर ये स्ट्रेच्ड नहीं है, ये है नेचुरल लेंथ जिस पर ये स्ट्रेच्ड नहीं है। अगर ग्रेविटी नहीं होती ना तो ये इसके अबाउट ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होता, लेकिन ग्रेविटी की वजह से अब इक्विलिब्रियम पोजीशन नीचे है, यहां पर ये रुका रहेगा, और हल्का सा नीचे करके इसको छोड़ेंगे तो बेटा वो इसके अबाउट क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। लेकिन टाइम पीरियड इसका 2 पाई रूट एम बाई के ही आएगा, क्योंकि आंसर तो जी पर डिपेंड कर नहीं रहा।
आंसर तो यही आएगा 2 पाई रूट एम बाई के। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि जो कांस्टेंट फोर्स होते हैं वो टाइम पीरियड को चेंज, अब mg है या कोई भी कांस्टेंट फोर्स है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या करेगा बेटा, वो आपके इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट कर देगा, लेकिन टाइम पीरियड पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कांस्टेंट फोर्स शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम positions but do not affect the time period. इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ऐसा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, मास एम स्प्रिंग, ये स्प्रिंग कांस्टेंट सिस्टम हमारे पास है और हमने यहां पर एक फोर्स लगा दिया इस पर F, और ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स कांस्टेंट है। तो अब ये क्या कर रहा, मान लिया इसकी मीन पोजीशन, मान लिया इसकी नेचुरल लेंथ ये थी नेचुरल लेंथ, इस फोर्स के चलते इसका मीन पोजीशन हो गया शिफ्ट, ये हो गया मीन पोजीशन, एमपी मतलब मीन पोजीशन, एनएल मतलब नेचुरल लेंथ, ये नेचुरल लेंथ है, ये मीन पोजीशन है। अब ये क्या करेगा बेटा, ये इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगा, इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा, मीन पोजीशन शिफ्ट हो चुका और इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा, टाइम पीरियड लेकिन अभी कितना आने वाला है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के ही आने वाला। ओके सर, एक बेटा प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस में भी आया हुआ है क्वेश्चन ये, और नीट का भी फेवरेट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने इसके ऊपर एक चार्ज क्यू डाल दिया, इस ब्लॉक पे चार्ज क्यू डाल दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट की है, और हमने यहां पर बेटा इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी, तो ई लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू इसके ऊपर चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एक फोर्स लगाएगी कितना, क्यू इंटू ई, बट वो फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स होगा ना, तो टाइम पर इसका अभी भी 2 पाई रूट एम बाई के ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। बहुत सारे एप्लीकेशंस मैंने आपको दिखाई इसके अंदर, ये सारा किस चीज का काम है बेटा, किस चीज की वजह से हो रहा, ये हो रहा देखो इस चीज की वजह से, इसको मैंने कहा हटा लो, ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने बेटा, ये अपने आप में बेटा एक सिद्धि है, थोड़ी सी कॉमन सिद्धि है, काफी लोगों को पता है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कहूंगा कि भैया हिमालय से प्राप्त की सिद्धि है, काफी लोगों को पता है, लेकिन आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लोगों को पता होनी चाहिए बच्चा, आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े। What if we have more than one springs? What if we have more than one spring? एक स्प्रिंग से ज्यादा स्प्रिंग होंगे तो क्या होगा? What if we have more than one spring? तो बड़ा टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट एम बाई के इफेक्टिव, आपको के इफेक्टिव इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम आपके पास है ऐसे और एक और स्प्रिंग, ये मास एम लग रहा, ये K1 है और ये K2 है, ठीक, और ये ऑसिलेट करेगा इस तरीके से कुछ, ठीक है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। जब ये ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा, हम जानना क्या चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं इसकी ऑसिलेशन का टाइम पर कितना होगा, इसकी ऑसिलेशन का टाइम पर कितना होगा। तो अब हम कहेंगे भैया देखो ये सीरीज में लगे हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है स्प्रिंग्स का, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो बड़ा सीरीज कॉम्बिनेशन में आप फॉर्मूला याद करेंगे, क्या फॉर्मूला है, 1 बाय के इफेक्टिव इज 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2, या फिर के इफेक्टिव इज K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2, ये हमारे पास के इफेक्टिव आ गया या 1 बाय के इफेक्टिव आ गया। आ रही मेरे बात समझ में आपको, ठीक, बहुत अच्छे। अब हम क्या कह सकते हैं बच्चा, देखो हम कह रहे हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के इफेक्टिव, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के इफेक्टिव। तो 1 बाय के इफेक्टिव, 1 बाय के इफेक्टिव को हम 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 लिख सकते हैं, मतलब 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम, 1 बाय के इफेक्टिव को हमने 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 लिख दिया, या फिर आप कर सकते हो कि के इफेक्टिव को पुट करेंगे यहां पर, तो फॉर्मूला इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2, ऊपर चला जाएगा और यहां पर आ जाएगा,
कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ऐसे हमारा आंसर निकल जाएगा। बेटा ये सीरीज कॉम्बिनेशन था। ऐसे ही आपके पास बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन भी तो आ सकता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, क्यों क्यों K1 K2, इसको हम खींच रहे और छोड़ रहे तो ये ऑसिलेट कर रहा। तो बड़ा यहां पर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर जो के इफेक्टिव आता है ना, तो के इफेक्टिव की वैल्यू होती है K1 प्लस K2। के इफेक्टिव की वैल्यू होती है बेटा K1 प्लस K2 के बराबर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास के इफेक्टिव आ गया, K1 प्लस K2। तो टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय के इफेक्टिव मतलब K1 प्लस K2, K1 प्लस K2, ये हमारे पास टाइम पीरियड। That is how we can calculate the time period. So time period is 2 pi under root of m by K1 plus K2. That is how we can write the time period. As simple as that. लेकिन यहां पर ना एग्जामिनर जो है वो थोड़ी सी चालाकी करता है। उनको लगता है बच्चे तो भोले हैं, उनको हम उल्लू बना लेंगे। लेकिन आप आरजी सर के स्टूडेंट्स हो, ऐसे बेवकूफ आपको बनने देंगे नहीं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन दिखाता तो ऐसा है कि जैसे सीरीज हो, लेकिन होता नहीं है। क्वेश्चन दिखाता तो ऐसे है कि जैसे सीरीज हो, लेकिन होता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन दे देता हूं आपको। आपको लगता है कि एक ही लाइन में तो है तो ये सीरीज होगा, लेकिन सीरीज नहीं होता। ये क्या है बेटा, ये भी अपने आप में एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। देखो हो क्या रहा है यहां पर, जब आप इसको आगे x से खींचोगे तो दोनों ही x से खींचेंगे। ये पीछे खींचेगा K1 x से, ये पीछे खींचेगा K2 x से। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों में बराबर खिंचाव आता है। यहां पर देखो, अगर आप इसको खींचते हो यहां पर x से, तो बेटा ये खींचेगा x से, कंप्रेस होगा x से, ठीक है। बट उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो इंपैक्ट क्या रहा, जब ये खींचेगा आगे की तरफ तो ये पीछे खींचेगा K1 x से, और जब ये दबेगा तो ये धक्का मारेगा, तो ये धक्का मारेगा K2 x। कुल मिलाकर इस पर आगे की तरफ फोर्स, पीछे की तरफ फोर्स लग रहा K1 प्लस K2 x के बराबर, और यहां पर भी K1 प्लस K2 x के बराबर ही फोर्स लग रहा। सिंपल सी बात कि दोनों केसेस एकदम आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब यहां पर भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय K1 प्लस K2 ही आने वाला है। दैट इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड यहां पर जो है वही टाइम पीरियड यहां पर भी हमको सेम टू सेम मिल रहा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, करते हैं आगे की चर्चा। आपने कहा कि सर अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग होंगे तो उनका के इफेक्टिव निकालेंगे, सीरीज पैरेलल लगा देंगे। लेकिन अगर सर मास दो हो गए तो व्हाट अबाउट वी हैव टू मासेस, टू मास सिस्टम, टू ब्लॉक सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्या होगा सर, टू ब्लॉक सिस्टम। टू ब्लॉक सिस्टम की अगर हम करें चर्चा, ठीक है, तो हम कैसे कह सकते हैं एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, और हम इसके बीच में लगाने वाले हैं स्प्रिंग। कौन सा रंग का स्प्रिंग बनाया जाए, कौन सा रंग, नीला स्प्रिंग। हालांकि बहुत बढ़िया लग नहीं रहा, बट फिर भी कोई नहीं, भावनाएं व्यक्त कर देगा हमारे। अब यहां पे क्या हो रहा, देखो इसको हम थोड़ा सा पीछे डिस्प्लेस कर रहे x से, x1 से, इसको यहां पर डिस्प्लेस कर रहे x2 से। तो स्प्रिंग के अंदर एक इलोंगेशन आ रही x बराबर x1 प्लस x2। और जब इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, जब इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा बेटा, ये दोनों के दोनों ऑसिलेट करें कैसे, ऐसे। इस तरीके से इनका ऑसिलेशन होगा बेटा। एक थोड़ा सा कम एम्पलीट्यूड से चल सकता है, दूसरा बड़े एम्पलीट्यूड से चल सकता है। जो भारी होगा उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, जो हल्का होगा उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। थोड़ा सा इसको अगर हम दिखाएं तो मेरे कहने का मतलब क्या है, उसको ऐसे कर सकते हो। मान लिया M1 भारी है
और M2 हल्का है, M1 काफी भारी है, M2 काफी हल्का है, तो M1 तो जाएगा ऐसे, M2 जाएगा ऐसे, ठीक है। मैं स्लो मोशन में दिखा रहा हूं आपको, तो ये गया ज़ूम 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 ज़ूम। देखो ये कितना बड़ा एम्पलीट्यूड ले रहा है, कितना बड़ा एम्पलीट्यूड ले रहा है, ये छोटा एम्पलीट्यूड ले रहा है, ये भारी है, ये हल्का है, ये भारी, ये हल्का, ये बड़ा एम्पलीट्यूड ले रहा, ये छोटा एम्पलीट्यूड ले रहा। तो दोनों का एम्पलीट्यूड अलग होगा, लेकिन दोनों एक साथ एक्सट्रीम पे आएंगे, एक्सट्रीम पे आएंगे, तो दोनों का टाइम पीरियड बराबर होगा, टाइम पीरियड बराबर होगा, लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड यहां पर अलग अलग हो सकता है। एम्पलीट्यूड कैन बी डिफरेंट, बट जो हमारा टाइम पीरियड है दोनों का वो सेम है। बट टाइम पीरियड है कितना, टाइम पीरियड है कितना, उसकी हम करते हैं चर्चा। तो टाइम पीरियड की वैल्यू जो आती है, टाइम पीरियड की जो वैल्यू आती है वो आती है 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाय के। ये म्यू क्या चीज है, ये म्यू क्या चीज है सर? तो बेटा यहां पर जो म्यू होता है ना, इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास। क्या बोलते हैं बेटा? रिड्यूस्ड मास बोलते हैं। क्या है बेटा? ये है बेटा रिड्यूस्ड मास। तो रिड्यूस्ड मास का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो हमने पहले भी देखा है इसको, पहले के लेक्चर्स में भी देखा है इसको। तो रिड्यूस्ड मास होता है बेटा m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस। रिड्यूस्ड मास वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पर दो ब्लॉक्स एक सिंगल ब्लॉक की तरीके से ट्रीट किए जा रहे होते। तो मैं कह रहा कि अगर इन दो ब्लॉक के यहां पर एक सिंगल ब्लॉक मेरे पास होता और इसका मास म्यू होता, स्प्रिंग कांस्टेंट के होता, मास हमारे पास म्यू होता, तो बड़ा इसका जो टाइम पीरियड होता ना, वही टाइम पीरियड आपको इस सिस्टम का भी मिल रहा, इसलिए म्यू को हमने यहां पर रिप्लेस कर दिया, इसलिए हमने म्यू को यहां पर रिप्लेस कर दिया। आ रही है बात आप लोगों को समझ में कि हमने यहां पर क्या किया? इस तरीके से अपने आंसर को लिख सकते हैं। बहुत जबरदस्त तरीका है बेटा। अच्छा अच्छा, क्या सिस्टम हमें ऐसा ही मिल सकता है? और भी सिस्टम बना सकते हैं इसके, जैसे कि कंफ्यूज करने के लिए आपको अलग अलग प्रकार के सिस्टम बना के दिए जाएंगे, लेकिन आप तो आरजी सर के स्टूडेंट्स हो, और आरजी सर के स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते नहीं है, कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज होते नहीं है, कंफ्यूज करते हैं। आरजी सर के स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते नहीं है, कंफ्यूज कर देते हैं। अपनी बातों में घुमा देते हैं। देखो, और ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। ओहो सर जी, सर जी। तो ये भी बड़ा टू ब्लॉक सिस्टम ही है, बस इसके ऊपर रख दिया हमने, ब्लॉक की शेप चेंज कर दी है, तो ये इधर भागेगा, तो ये इधर भागेगा, और क्या होगा? जुम 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 जुम, वही होने वाला है। ठीक है बच्चों, चलो बड़े आगे, बढ़ते हैं आगे। तो हम कह रहे हैं कि देखो हमारे पास एक और सिस्टम हमने बनाया, हमने कहा देखो ये सिस्टम हमारे पास आया, सुंदर सिस्टम। लो भैया ये बना देते हैं इसको, भैया बना देते हैं इसके, ये M1 ये M2। अरे एक ही बात है, कोई अलग बात है नहीं है, ये एक ही बात है। ये इधर भागेगा तो ये पीछे भागेगा, और छोड़ दो इनको, तो जुम 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 जुम। दोनों केस में टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाय। और जैसे ही आप शाणे होते हो, एग्जामिनर 1.5 शाणा हो जाता है, कहता है कि अच्छा अच्छा आपको ये आ गया है, तो चलो मैं आपको एक स्टेप आगे पूछता हूं, एक स्टेप आगे पूछता हूं। अब वो क्या करता है, अब वो क्या करता है बेटा? बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। ठीक है, बढ़िया सर्कल है, जबरदस्त सर्कल है भाई। हम्म, and you draw this circle in one go। अजीबो गरीब तरीके के चलन चलते हैं, अजीबो गरीब। कुछ लोग तो टीचर का एक्सपीरियंस बता देते हैं उसके सर्कल बनाने के तरीके से। क्या क्या सर्कल बनाया है, बड़ा एक्सपीरियंस टीचर है। कमाल, कमाल है, कमाल है, कमाल कमाल है, कमाल। एक स्प्रिंग यहाँ, एक स्प्रिंग, ठीक, गंदा हो।
तो यहां पर एग्जामिनर ने कहा कि हमारे पास दो मासेस M1 M2 और दो स्प्रिंग भी हैं K1 K2। मास भी दो स्प्रिंग भी दो, अब क्या करोगे बच्चा? मास भी दो और स्प्रिंग भी दो, अब क्या करोगे बच्चा? कैसे निकालोगे अपने आंसर को? डरना नहीं हो। क्यों नहीं डरना? बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स ऑफ आर जी सर। आप हो एकदम रापचिक, आप हो एकदम लल्लन टॉप। इतने सारे वर्ड हमको बच्चों ने दे दिए। मतलब मैंने अभी 2 लेक्चर पहले बच्चों से पूछा कि भन्नाट भन्नाट तो बहुत हो गया, ठीक है ना, तो कुछ नए वर्ड दो। क्या एक से एक वर्ड निकाल कर लेकर आए बच्चे, गदरा मचा दिया। मतलब गदरा गति हद कर दी है। एक से एक कहां कहां से निकाल के लेकर आया है वर्ड, चमका दिए एकदम। चलो भाई देखो आगे बढ़े, तो इसका टाइम बढ़ाएगा। अब मेरी वोकैबुलरी जो है आप लोगों ने कर दिया इंक्रीज, मेरी वोकैबुलरी जो है वो आप लोगों ने इंक्रीज कर दी है। आई हैव टू मैनी वर्ड्स। अब हम भन्नाट भुन्नोट नहीं बोलेंगे हम, लेकिन हम नहीं बोलेंगे भन्नाट, अब हम कुछ और बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गदरा मचा दिए, दबदबा मचा दिए, दबदबा फैला दिया, दबदबा माहौल बदल दिया। चलो खैर, म्यू बाय के इफेक्टिव, म्यू बाय के इफेक्टिव। दो एम है तो भैया रिड्यूस मास यूज करो, दो स्प्रिंग्स है तो भैया के इफेक्टिव का इस्तेमाल करो, खत्म बात। 2 पाई म्यू क्या है? म्यू है M1 M2 बाय M1 प्लस M2, बहुत सिंपल। और के इफेक्टिव कितना है? स्प्रिंग सीरीज है कि पैरेलल है? कमेंट करके बताओ। ये स्प्रिंग सीरीज है कि पैरेलल है? कमेंट करके बताओ बच्चा लोग। बड़ा ये है पैरेलल, तो होगा K1 प्लस K2। म्यू बाय के कमेंट आपने बिल्कुल सही करे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लगाया, हमारा आंसर निकला भन्नाट तरीके। अभी आप कह रहे हो सर अरे वो एनर्जी मेथड तो आप बताए ही नहीं हो, थोड़ा वो भी बता दो। चलो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हमने काफी सारी चर्चा कर ली है, तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा एनर्जी सिस्टम भी समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन में लगा के दूंगा, क्योंकि दोनों लगा के दूंगा तो बड़ा बहुत लंबा क्लास खिंच जाएगी, और दूसरा बहुत बड़ा यूज भी आपके लिए नहीं है। बस मालूम होना चाहिए कि कहीं आपके सामने वो मेथड आ गया और आपको लगे अरे सर ने तो बताया ही नहीं, इसका मतलब सर को तो पता ही नहीं। अरे सर सारी बातें नहीं बताते हैं आपको, हाँ सर को पता बहुत कुछ है, पर सारी बात बताते नहीं है। उतनी ही बातें बताते हैं जितनी आपके लिए जरूरी है। अननेसेसरी का ज्ञान क्या करोगे रख के, वो हमारे पे छोड़ दो, हमें इकट्ठा करने दो, सिद्धियां प्राप्त करने दो, जो आपके लायक, आपके काम की, लायक तो नहीं बोलना चाहिए, आपके काम की जो सिद्धि होगी वो आपको वक्त आने पर दे दी जाएगी। चलो, बट मेथड नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसको हम कह रहे हैं एनर्जी मेथड। क्या है ये? क्या है ये? क्यों है ये? क्या खबर? हाँ मगर बड़ा अच्छा लगता है, एनर्जी मेथड बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये? क्यों है ये? क्या खबर? हाँ मगर बड़ा अच्छा लगता है। देखो एनर्जी मेथड ये कह रहा है कि जो टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम होता है ना वो कांस्टेंट होता है। टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम इज अ कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट। ठीक है भाई? हाँ, टोटल एनर्जी क्योंकि कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात ये हुई कि आप यहां पर इसकी एनर्जी लिखेंगे किसी भी एक्स पर, तो हम कह रहे हैं मान लें कि हमारे पास मीन पोजीशन है और उससे आप एक्स डिस्टेंस आगे हो और यहां पर इसकी रफ्तार v है, एक्स डिस्टेंस आगे हो और यहां पर इसकी रफ्तार v है। ठीक, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं? हम यहां पर कह सकते हैं क्योंकि एक्स खिंचा हुआ है, मीन से एक्स खिंचा हुआ है तो स्प्रिंग की एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, और क्योंकि ब्लॉक चल रहा, इसकी रफ्तार v है तो इसकी एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, और ये एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, क्योंकि टोटल एनर्जी तो बदलती नहीं है। नाउ वी विल डिफरेंशिएट इट, तो हाफ के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बी 2x dx by dt,
प्लस हाफ एम वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v dv बाई dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक, dx बाई dt बेटा v बन जाएगा और m v dv बाई dt a बन जाएगा। अरे ये dx बाई dt कहां से आ रहा है? अरे भैया हम टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, ऊपर तो x है, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करा और फिर x का डिफरेंशिएशन करा, इसको बोलते हैं चेन रूल। बताया है आपको मैंने जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया है आपको मैंने, ठीक है ना। और मैथमेटिक्स वाले बच्चों को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, उनकी तो फिजिक्स बन्नाट है, पर जैसे ही हम मैथमेटिक्स वालों का नाम लेते हैं मेडिकल वाले खड़े हो जाते हैं, शाह हमारी मैथ्स बन्नाट नहीं है ना। देखो हमने जब किया, अगर हम x के टर्म में डिफरेंशिएट करते ना तो फिर यहां पर dx बाई dx मतलब बना था, बट जब टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन भी यहां पे लिखना पड़ेगा, वैसे ही v का डिफरेंशिएशन भी यहां पे लिखना पड़ेगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो 0 आ गया, इस v से v कट गया और a की वैल्यू आ रही माइनस के एक्स बाई एम के बराबर। कंपेयर करें इसको ओमेगा स्क्वायर x के साथ, तो बेटा ओमेगा की वैल्यू आ रही रूट के बाई एम के बराबर, तो टाइम पीरियड आ गया 2 बाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के बराबर। वही टाइम पीरियड निकल कर आया जो हमने पहले निकाला था। बहुत सिंपल एनर्जी मेथड है आपके पास, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़े बेटा। अब लेट से इट इज सिद्धि टाइम, एक सिद्धि आपको प्राप्त करवाते हैं, दे दे सिद्धि आपको। किसको मांगता है सिद्धि, कमेंट करके बताइए, किसको मांगता है सिद्धि बेटा, कमेंट करके बताइए। जब आप कमेंट करके बताएंगे ना तब मिलेगी आपको सिद्धि। भाई कोई भी चीज किसी को तब देनी चाहिए जब उसकी डिमांड हो, ठीक है ना। बिना डिमांड में किसी चीज को दोगे ना, ठीक है, तो उसकी वैल्यू नहीं होती, फिर उसकी वैल्यू नहीं होती। फिर तो बच्चे सर ये क्या है, दे क्या सर, दे दिया, नहीं दिया, कोई नहीं। तो पॉज एंड कमेंट। अगर अभी तो मैं सिद्धि दे रहा हूं आपको क्योंकि अभी तो मैं कमेंट पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन लेक्चर के बाद आई विल सी कितने बच्चों ने सिद्धि की डिमांड करी, ठीक है। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो आगे सिद्धियां मिलती रहेंगी, डिमांड कम हो जाएगी तो सिद्धि भी कम हो जाएंगी, ठीक है, ओके। अच्छा ब्लैकमेल है सर, अच्छा ब्लैकमेल है, आप तो ब्लैकमेल कर रहे हो कि कमेंट करो नहीं तो हम जो है सिद्धि नहीं देंगे। चिंता मत कर बच्चा, चिंता मत कर। आओ भैया आओ, सिद्धि टाइम, सिद्धि टाइम, सिद्धि टाइम। क्या कह रही है सिद्धि, क्या कह रही है ये सिद्धि? पहले एक प्रश्न दिखाते हैं आपको, फिर हम करते हैं सिद्धि की चर्चा। प्रश्न कुछ इस प्रकार है बच्चा, बच्चा कुछ ऐसा प्रश्न हो कुछ ऐसा प्रश्न हो क्यों है ये क्या खबर मगर दो स्प्रिंग बड़े खतरनाक लगते। कुछ मैंने आपके सामने एग्जांपल्स ड्रॉप कर दिए, और क्वेश्चन बेटा अब ये है कि इनका टाइम पीरियड निकालना है स्मॉल ऑसिलेशन का, हल्का सा इसको डिस्प्लेस करेंगे, खटक छोड़ देंगे, फिर ऑसिलेट करेगा, कट 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 ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। हम जानना चाह रहे इन ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड कितना होगा। तो बेटा अगर नॉर्मल तरीके से करेंगे ना, जो मैंने स्टेप्स बताए थे, हो जाएगा, लेकिन वो तो स्टेप्स है, नॉर्मल स्टेप्स, नॉर्मल सिद्धि, ये एडवांस लेवल सिद्धि। अब मैं आपको एक ऐसा मंत्र दे रहा हूं, और वो मंत्र लगाओ और काम बन गया। क्या मंत्र बेटा? मंत्र है उगा का बूगा उगा बूगा। उगा का बूगा उगा बूगा, लगा दो मंत्र, काम बन जाएगा। देखो बच्चों करना क्या है, क्वेश्चन को करना कैसे।
सबसे पहले आप जो ब्लॉक है ना उसके साथ जो धागा बंधा है उसको टेंशन देंगे। जो ब्लॉक है उसके साथ जो धागा बंधा है उसको टेंशन दे दे। आपने कहा कि मान लिया यहां पर टेंशन कितनी है बेटा, यहां पर टेंशन है टी, तो अगर यहां टेंशन टी है, यहां भी टेंशन टी है, और यहां भी टेंशन टी है, और यहां भी टेंशन टी है, तो वही है ना। अच्छा, अब यहां टेंशन कितनी है बेटा, यहां एक पुली पर नेट टेंशन 0 होती है, तो नीचे अगर 2T टेंशन, टी और टी 2T टेंशन है, तो यहां पर भी 2T टेंशन होगी। तो यहां पर टी, तो यहां पर 2T टेंशन है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब करना क्या है, आप लिखेंगे टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय के इफेक्टिव, ये लिखेंगे। अब यहां पर जो k इफेक्टिव है वो लिखना कैसे है, बट इसका फॉर्मूला है कि 1 बाय k इफेक्टिव इज इंटीग्रेशन ऑफ पी आई स्क्वायर बाय के आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। तो क्या लिखे जा रहे हो, क्या p है इसके अंदर, क्या है ये p, ठीक है ना, और ये n क्या है यहां पर, ठीक है, n है यहां पर नंबर ऑफ स्प्रिंग्स। हर स्प्रिंग के लिए आपको पी आई स्क्वायर बाय के आई लिखना है। अब ये पी आई क्या है, तो बेटा पी आई है कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन। टेंशन का कोएफिशिएंट है, क्या मतलब इसका, तो इस हमने स्टार्ट कैसे किया, हमने एम ब्लॉक को टेंशन टी दी, गिव टेंशन टी टू ब्लॉक एम ब्लॉक को हमने टेंशन टी दे दी, ठीक है। अब इस टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो ये के हमारे पास आ रहा है ना, जो के हमारे पास आ रहा है, इसमें जो टेंशन आ रही है उसका कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो बेटा ये है आपका पी, ये है आपका पी। तो क्या करेंगे इस पी के साथ, क्या करेंगे इस पी के साथ, पी स्क्वायर बाय के आई। एक ही स्प्रिंग तो एक ही बार आएगा, सबमिशन का मतलब बचा नहीं, के इफेक्टिव इज टी, दैट मींस 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, एंड के तो के ही है यहाँ पर, के का तो के ही है यहाँ पर, 2 स्क्वायर बाय के हमारा आंसर आ गया। बस पुट करेंगे, हमारा आंसर आ गया। हम कहेंगे टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m 1 बाय के इफेक्टिव, 1 बाय के इफेक्टिव इज 4 बाय के। बस सर, इतना सर, सिंपल सर, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, ये है एकदम भोकाल, रैपचिक, ललन टॉप, गदरा। ठीक है ना, बहुत मजा आ रहा है सर। चलो अगला क्वेश्चन आप करिए, पॉज एंड सॉल्व एंड कमेंट, पॉज सॉल्व एंड कमेंट। फटाफट बताइए इसका आंसर कितना है, फटाफट बताइए इसका आंसर कितना है, बताइए। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, बेटा फटाफट बताइए कि इस प्रॉब्लम का आंसर क्या है, फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो करें हम, करना क्या है, मैं 5 तक गिनती कर रहा हूं, लास्ट अनाउंसमेंट है आपके लिए, लास्ट कॉल फॉर द बोर्ड। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। आइए करते हैं, जो m है उसको हम टेंशन टी देंगे, अरे सेम कर रहा हूं, सेम रंग यूज करते हैं। यहां पर टेंशन हमने टी दे दी, यहां पर टेंशन टी आएगी, बट यहां पर टेंशन आएगी t/2, बट t/2 प्लस c/2 सी होता है ना, तो यहां पर तो यहां पे t/2 रहेगी, ठीक। तो देखो, tell me what is the value of 1 by k effective, 1 by k effective बराबर इक्वल्स टू pi, pi कितना है 1/2 है, 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर डिवाइड बाय k इफेक्टिव, कितना k, तो ये आ रहा 1/4k, 1/4k। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m इनटू 1 by k इफेक्टिव, 1 by effective इज 1/4k। सिंपल, मजा आ रहा है तो कमेंट करिए, एंड तो ताली। और अच्छा लग रहा है बेटा, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बेटा ठोको ताली। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम कह रहे हैं कि यहां में 2 स्प्रिंग हो गए, अब क्या करेंगे भैया, 2 स्प्रिंग है तो हमें इसको टेंशन टी दे दो, एम ब्लॉक को टेंशन टी, तो यहां पर बेटा टेंशन t/2 बढ़ रही, टेंशन t/2। व्हाट इज 1 by k इफेक्टिव, बेटा पॉज एंड कमेंट करो, के इफेक्टिव कितना आएगा या टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आएगी, बेटा पॉज एंड कमेंट करके बताओ। पहले आपको सॉल्व करना है बेटा, फिर मैं करता हूं सॉल्व, ठीक है। 5 तक गिनती, 1 2 3 4 5, आइए करते सॉल्व। यहां पर t की वैल्यू बेटा 1 है तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय k, प्लस यहां पर t की वैल्यू बेटा 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर, और k कितना है 2k है,
के कितना है 2k है, ये 2k नहीं भूलना है, कहीं इसको भी के ले लो, ये 2k है, 2k 2k है, 2k ठीक है। चलो तो ये 1/k हो गया प्लस 1/8k हो गया, डिवाइड करेंगे 8k आ रहा, 8 + 1 आ रहा, 9/8k आ रहा, बहुत सही। एंड टाइम पीरियड की वैल्यू आ रही, टाइम पीरियड की वैल्यू आ रही 2π√m, 1/k इफेक्टिव था तो 9/8k, ई हमारा आंसर आ रहा, ई हमारा आंसर। अब 9 को आप रूट 9 को आप 3 लिख सकते हो, और 4 नीचे से आप रूट में लेके 2 बाहर तो निकाल सकते हो, तो 2 से 3πm/2k करके आपका आंसर आ जाएगा। वो तो सिंप्लीफिकेशन है, वो आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बच्चों खतरनाक सिद्धि थी बेटा, ये आम सिद्धि नहीं थी बेटा, ये आम सिद्धि नहीं थी, ये चंद लोगों को पता वाली सिद्धि है, चंद लोग जो हिमालय पर गए हैं और उन्होंने तपस्या करी है, उन लोगों वाली सिद्धि है, ठीक है। इसलिए इतनी भूमिका बांधी हमने, भैया आपको सिद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए, कि क्या हो रहा है। चलो बढ़ते हैं आगे, करते हैं आगे की बात, आगे की चर्चा। हम लोग सर हमने ना बहुत सारे क्वेश्चन स्प्रिंग पे कर लिए, ब्लॉक पे कर लिए, तो क्या केवल स्प्रिंग और ब्लॉक ही आता है एग्जाम में, और कुछ नहीं आता है क्या? क्या और कुछ नहीं आता है क्या? आता है ना, देखते एक समंदर है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर की कुछ हाइट है पानी के अंदर, इसकी डेंसिटी है सिग्मा, इसकी डेंसिटी है रो, रो सिग्मा से बड़ा है तभी तो तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, वरना वो फ्लोट करता नहीं। इक्विलिब्रियम में हल्का सा नीचे डिस्प्लेस करके छोड़ा तो ये ऑसिलेट कर रहा, कैसे? खट 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 खट। तो इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है बच्चों, इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है इसका, देखते हैं कैसे निकलेगा। सिद्धि लगाएंगे। व्हाट इज स्टेप नंबर 1? व्हाट इज स्टेप नंबर 1 बच्चा? फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। हमने कहा कि मान लेते हैं इसकी टोटल हाइट है h, इसका एरिया है a, बड़ा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो इसका वेट होगा और जो इस पर बायोंट फोर्स लग रहा होगा, दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, ये सुन लो, क्लियर, बढ़िया। वेट कितना है इसका, वेट कितना है इसका, तो वेट हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज एरिया इनटू टोटल हाइट, मास इनटू जी, ये वेट हो गया। और बायोंसी कितनी होगी, तो बायोंसी होती है बेटा कितनी, बायोंसी होती है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, वो a इंटू स्मॉल h है, a इंटू स्मॉल h, केवल इतना वॉल्यूम, a इंटू स्मॉल h इंटू जी, जी से जी कट गया, a से a कट गया, इसका मतलब सिग्मा h बराबर रो स्मॉल h आ रहा। तो ये हमने लोकेट कर ली बेटा मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर जो कंडीशन है वो हमने निकाल ली है, मीन पोजीशन में हमने h निकाल लिया है, ये हमने लोकेट कर लिया, ठीक। हालांकि h गिवन था क्वेश्चन के अंदर, बट कंडीशन मिल गई कैपिटल H के साथ इसकी, ठीक। अब हम कह रहे अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप हमारे पास है, इसको हम हल्का सा नीचे डिस्प्लेस करेंगे बाय डिस्टेंस x, विल डिस्प्लेस इट बाय स्मॉल डिस्टेंस x, इसको x डिस्टेंस डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। तो अब जो हाइट पानी के अंदर आ रही है, साइड में एकदम एक और डायग्राम बना देता हूं, साइड में एक और डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक। अब जो हाइट पानी में डूब गई ना वो कितनी है, h प्लस x है, वेट तो अभी भी उतना ही है, लेकिन बायोंसी बढ़ गई इसकी, बायोंसी बढ़ गई इसकी। नीचे वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, स्टेप नंबर 3, और नेट फोर्स निकालेंगे। तो बेटा नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स आएगा वेट माइनस बायोंसी, क्योंकि नीचे वाला फोर्स कौन सा है, वेट वाला फोर्स है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वेट को पॉजिटिव लिया, बायोंसी को नेगेटिव लिया, वेट माइनस बायोंसी मैंने लिख दिया, आई बात समझ में आपको? तो वेट कितना है बेटा इसका, टेल मी वेट, वेट है सिग्मा ए एच जी, माइनस बायोंसी कितनी है, बायोंसी रो ए, रो ए एच प्लस एक्स इंटू जी,
ठीक। एंड फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज मास, सिग्मा ए एच, दैट इज द मास, इनटू एक्सेलरेशन दैट इज ए। ठीक भैया, ए ए ए कट गया, सिग्मा एच ए, सिग्मा एच जी, रो एच जी, रो एक्स जी, रो एच, सिग्मा एच कट गया। आई बात समझ में? ठीक, ये तो बराबर थे ना, कट गए। तो हमको मिल रहा ए इज माइनस रो जी बाय सिग्मा एच इंटू जी। तो अब ध्यान से देखें, हमें क्वेश्चन में ना एच गिवन था, हम कह रहे कि सिग्मा इंटू एच डिवाइड बाय रो इज स्मॉल एच, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस जी बाय स्मॉल एच इंटू एक्स। कंपेयर करें इसको अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो ओमेगा की वैल्यू मिल रही बराबर अंडर रूट ऑफ जी बाय एच, टाइम पीरियड आ रहा 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई रूट ऑफ एच बाई। दैट्स अ टाइम पीरियड, वी गेट द टाइम पीरियड बेटा, हमें टाइम पीरियड मिल गया। अब जो टाइम पीरियड हमको मिल गया, बस सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाए। ठीक है, बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, याद कर लीजिए 2 पाई रूट एच बाई जी, स्मॉल एच ये रहा जी, तो आसान है याद रखना, 2 पाई रूट एल बाई जी इज द आंसर, 2 पाई रूट एच बाई जी इज द आंसर। एच क्या था, इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो उसका हाइट पानी के अंदर था। हमें सिग्मा रो भी नहीं चाहिए, अगर सिग्मा रो के टर्म में दिया जाए तो आप एच को लिख सकते हो सिग्मा एच बाय रो, सिग्मा एच बाय रो लिख सकते हो, नहीं तो लिखो, कोई वाली बात नहीं। बच्चों समझ गए, ऑल क्लियर? बढ़े ही आगे अगले प्रश्न की तरफ। चलो अगला प्रश्न एक भोकाल प्रश्न है, भोकाल। ये है अर्थ, और अर्थ के अंदर हम बना रहे एक नल। हमने इसके अंदर एक पूरी आर पार नल बना दी। ठीक है, ये रहा इसका सेंटर, डिस्टेंस, इसका मास m है, रेडियस r है। अर्थ हम जानना चाह रहे हैं, इसके अंदर अगर हम एक पार्टिकल को डिस्प्लेस करके छोड़े तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या आएगा। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? स्टेप नंबर 1, व्हाट इज स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 इज फाइंड द मीन पोजीशन। तो बताओ बेटा इस पूरे रास्ते में व्हाट इज द मीन पोजीशन? तो यू से सर ये है आपकी मीन पोजीशन। व्हाई दिस इज द मीन पोजीशन? ये क्यों है? क्योंकि अगर आपने इसको यहां पे रख के छोड़ा तो ये ना लेफ्ट में जाएगा ना ये राइट में जाएगा, यही बैठा रहेगा। अर्थ की जो ग्रेविटी होती है अंदर भी बड़ा, वो सेंटर की तरफ खींचती है, वो सेंटर की तरफ खींचती है। तो सेंटर ये रहा तो यहां पर ऐसे बैठा रहेगा, ना लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, यहां पर ऐसा लग रहा होगा। दैट इज द मीन पोजीशन। स्टेप नंबर 2, डिस्प्लेस इट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो आप इसको आगे की तरफ x डिस्टेंस ले जाकर छोड़ेंगे, आप इसको आगे की तरफ x डिस्टेंस ले जाकर छोड़ेंगे। ठीक, तो अब क्या होगा, अब अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ खींच रहा होगा, अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ खींच रहा होगा, है ना भाई? कुछ ऐसे खींच रहा होगा। ठीक, जब ये इसको ऐसे खींचेगा, अपने सेंटर की तरफ ऐसे खींचेगा, तो अगर ये x है ये d है और इसको हम r मान लेते हैं, और ये हमारे पास x है, इसको हमने r मान लिया। हम कह रहे हैं कि मान लिया ये एंगल थीटा है, तो अर्थ इस पार्टिकल को अपने सेंटर की तरफ कितने फोर्स से खींचेगा, कितने फोर्स से खींचेगा? तो बेटा यहां पर जो फील्ड होती है ना अर्थ की, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो भूल गए होंगे, कमेंट करके बताओ कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चों को याद है बेटा कि सेंटर से r डिस्टेंस दूर कितना फील्ड होता है अर्थ का, अगर हम अर्थ के अंदर किसी पॉइंट की बात कर रहे तो कमेंट करके बताओ। 3 सेकंड दे रहा हूं, 1 2 3, चलो। फॉर्मूला होता है जी एम आर बाय आर क्यूब।
सारे फॉर्मूले याद करने का ठेका तो मैंने उठा रखा है, आप क्यों याद करोगे फॉर्मूले? अरे सारे के सारे फॉर्मूले याद करने का ठेका तो टीचर ने उठा रखा होता है, आपको याद क्या करना है? आपको क्या करना है यार? तो भाई पढ़ लो, याद करो बैठ के फॉर्मूलास को, सारे चैप्टर करा दिए हैं, 11th खत्म के कगार पर है, केवल और केवल इसके बाद वेव्स बचता है और उसके बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट बचता है। पूरा फिजिक्स खत्म हो गया बच्चा, 90% से ऊपर खत्म हो चुका है। याद करो, खत्म मैंने किया है, क्या आपने किया है? आपको भी खत्म करना है उसको, तो बैठ के बेटा याद करना पड़ेगा। याद करो बैठ के बच्चा, याद कर डाला तो भैया उसके बाद देखना अगले साल तो बचा दोगे बेटा, आप लोग पहले का बचा दोगे, 1 साल के अंदर तो भैया आप प्रो बन जाओगे, प्रो, ठीक है बच्चों। बट अगर याद ही नहीं करोगे तो क्या करोगे भैया? फिर तो कुछ नहीं होना। फिर तो बच्चों की ये आदत होती है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, पढ़ और भूल जा। वो बहुत नेकी करते हैं, बहुत नेकी करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, और फिर दरिया में डाल देते हैं, भूल जाते हैं, ढंग से नहीं पढ़ते, याद नहीं करते, रिवीजन नहीं करते हैं उस चीजों का, नोट्स नहीं बनाते हैं उस चीजों, पढ़ा और भूल गए। लेक्चर देखा रोहित सर का पूरा, नोट्स नहीं बनाए, नोट्स बनाए तो रिवाइज नहीं किया, और जब फॉर्मूला बताने की बारी आई तो भूल गए। अब मुझे बताओ, आपने पढ़ रखा है, उसका मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है, बताओ मुझे, मैं क्या करूं? भैया फॉर्मूला याद होना चाहिए ना। तो E इज टू जी एम आर बाई आर क्यूब, फील्ड है, फील्ड में ये हालत है, तो अगर पोटेंशियल पूछ लिया तो हालत खराब हो जाएगी, पोटेंशियल तो याद ही नहीं होगा। याद है तो लिख के बताओ, चिटिंग नहीं करने का, चिटिंग नहीं करने का, याद है तो लिख के बताओ कितना फॉर्मूला था पोटेंशियल का अर्थ के अंदर। फील्ड आ गई बड़ा, फोर्स कितना, फोर्स होता है मास इनटू फील्ड, मास कितनी है इसका, इसका मास हमने m लिया हुआ है, तो स्मॉल m इंटू जी एम आर बाई आर क्यूब। लेकिन तो ये फोर्स है ना, वो इस डायरेक्शन में है, तो इस फोर्स के दो टुकड़े होंगे, एक इसको इसकी मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाएगा, और दूसरा टुकड़ा टनल में नीचे की तरफ आ रहा होगा, जिसको नॉर्मल रिएक्शन यहां पर बैलेंस कर देगा, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर देगा इसको, ठीक। तो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट है ना, ये पीछे की तरफ है, गए हम आगे, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, बेटा हमारे पास पॉजिटिव है, तो हमारे पास जो फोर्स आ रहा असली वो है एफ कॉस थीटा, और ये होगा नेगेटिव क्योंकि पीछे की तरफ है, माइनस माइनस जी एम एम आर बाय आर क्यूब इंटू कॉस थीटा। ना इस फोर्स को हम मास से डिवाइड कर दें तो हमें एक्सलेशन मिल जाएगी, और एक्सलेशन को हम माइनस ओमेगा स्क्वायर आर लिख दें, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख दें, तो हमें यहां पर ओमेगा मिल जाएगा। आर कॉस थीटा, अगर इस ट्रायंगल में देखिए तो हम बोल सकते हैं आर कॉस थीटा कुछ और नहीं बल्कि एक्स ही है, तो फ्रॉम हियर आर कॉस थीटा इज रिटन एज एक्स, एक्स कैंसल्स आउट, माइनस कैंसल्स आउट, एंड वी गेट ओमेगा अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर क्यूब। टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, दैट मींस 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाय जी एम। ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाय जी। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, एंड द वैल्यू इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी, यहाँ पे जी स्मॉल जी सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसका वैल्यू जी एम बाय आर स्क्वायर होता है। ये हम इसलिए लिख पा रहे हैं बिकॉज स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, अगेन फॉर्मूला तो याद करोगे नहीं, फिर देखोगे हाँ ये कैसे लिख दिया सर, हाँ सर समझ नहीं आ रहा सर कैसे लिख रहे हो, फॉर्मूला याद करो बैठ कर भैया, जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना, तो 2 पाई रूट जी बाय 2 पाई रूट आर बाई जी, ठीक है बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए फॉर्मूला है क्योंकि रिपीट करता है 3 जगह, बहुत ही फेमस है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी वैल्यू आती है बेटा 84.6 मिनट्स, 84.6 मिनट की वैल्यू आती है इसकी, मतलब लगभग 1.5 घंटा, लगभग 90 मिनट कितना, 1.5 घंटा होता है लगभग, तो लगभग 1.5 घंटा, मतलब यहां से यहां और यहां से वापस, दैट इज द टाइम पीरियड। यहां छोड़ दो उसको तो भागेगा, रुकेगा नहीं, आ जाएगा खर, फिर वापस आएगा खर, ऐसे पूरा का पूरा चक्कर लगाया, कितनी देर में, कितनी देर तक लगाया बेटा, केवल और केवल
केवल और केवल मात्र 1.5 घंटे, 84.6 मिनट में। अच्छा, दिस आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, इंडिपेंडेंट ऑफ डी। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर आपने इक्वेटर के अलोंग भी ये लाइन इक्वेटर के अलोंग भी टनल बना दी ना, तो ये पार्टिकल यहां से भागेगा, जुम वापस जुम 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 जुम, एक चक्कर लगा रहा कितनी देर में, जाकर आने का समय कितना है इसका? मात्र 1.5 घंटा। मतलब धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक जाओगे और वापस आओगे मात्र 84.6 मिनट्स। लेकिन वो जो टनल होनी चाहिए वो स्मूथ होनी चाहिए। ठीक, आपको तो बहुत अच्छी बात है, यहां से कूदेंगे, वहां से बाहर निकल जाएंगे, यहां पे सुबह 1 घंटे बाद यहां पे आ गए, इससे तेज तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, बहुत सही, बहुत जबरदस्त। बेटा ऐसा हो तो जाएगा थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली करना इज वेरी वेरी टफ। रीजन भी, पहली बात, कोई परफेक्ट सबूत बना नहीं सकता। दूसरी बात, अर्थ के अंदर जाओगे ना बेटा, बहुत गर्मी है, बहुत प्रेशर है, पहुंच नहीं पाओगे वहां तक, कोर तक पहुंच नहीं पाओगे अर्थ के। कैसे गड्ढा करोगे थोड़ा? ठीक है, नहीं कर पाओगे। ठीक, तो इसलिए प्रैक्टिकली इट इज नॉट feasible to do it, but theoretically if we do it then we get the answer 84.6 minutes। आना जाना 84 मिनट्स। अगर रिपीट करता है अपने आप को, कहां का रिपीट करता है आंसर? अगर आपके पास एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा, एंड चक्कर लगा रहा वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, कुछ ऐसा ऑर्बिट है उसका, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, तो इसका जो रेडियस है वो आर के ही बराबर हो गया, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर हो गया। स्मॉल आर क्या है? ऑर्बिटल रेडियस। कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। तो लगभग दोनों बराबर हो गए। एंड टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाय रूट जी एम, आर की पावर 3/2। तो घुमा फिरा के वही बनता है 84.6। कहां से आ रहा है ये? केपलर लॉज, थर्ड लॉ केपलर का, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भूल चुके हो। एक और केस हमारे पास, इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट पेंडुलम। मतलब एक बहुत 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 बड़ा पेंडुलम, ये अर्थ है, और हमारे पास ये है गोला, समझ नहीं हो रहा, बहुत ऊपर गया है। L is very 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 large compared to R. Then time period is given by 2 pi under root of R by small g, 84.6. If L is very very small, if L is very very small compared to R, then time period is different. Then time period is 2 pi under L by g. If L is very very greater than, then you, they are comparable and we have to take both of them. Then the formula is 2 pi under root of 1 by g by L plus g by R. So when L is very large, this will go out and will be R by G. When R is very large, then this will go out, हट जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, and this will be L by G. बच्चों, ये आपके फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैंने आपको बताया वो आप लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। जैसे मुझे सोल्यूशन क्यों ना हो, स्प्रिंग हो ना हो, कैसा भी हो, लीनियर सिस्टम रहेगा, सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का जबरदस्त, भयंकर, मजेदार लेक्चर। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक बेटा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।